अच्छा देखें, हम शुरू करते हैं। जो पहली स्लाइड है हमारी टॉपिक की है कि जिसके अंदर हम वो टीचिंग अप्रोचेस को देखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे, उनका जायजा लेंगे जो कि मैथ की टीचिंग के अंदर वर्क करती हैं, काम करती हैं। ये हमारे कुछ एड्रेसेस हैं, ये आपके पास स्लाइड आएगी तो हम चाहेंगे कि इन तमाम एड्रेसेस को आप एक दफ़ा ज़रूर क्लिक करें और हमारे वेब पेज को देखें, हमारे लिंक्डइन पे हमें ज्वाइन करें। अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो ट्विटर पे ज्वाइन करें। हमें स्लाइड शेयर में आपको हमारे तमाम जो प्रीवियस सेशंस हैं उनकी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। इसी तरह से हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे भी हम अपनी कुछ एकेडमिक चीज़ें अपलोड करते रहते हैं और साथ साथ ये जो वेबिनार है जिसकी आप देख रहे हैं रिकॉर्डिंग हो रही है, ये भी इंशाल्लाह 24 से 48 घंटे बाद जो है वो यूट्यूब चैनल पे हमारे अवेलेबल होता है। तो आप रिव्यू कर सकते हैं, गेट बैक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ों को समझना है या किसी को रेफर करना है तो आप ज़रूर इसको रेफर कर सकते हैं। अगर किसी को इन चीज़ों के बारे में दोबारा से पढ़ना है या सीखना है तो इस तरह से ये एक लाइफ लॉन्ग एक्सिस्टेंस हो जाती है इस सेशन की यूट्यूब के थ्रू। तो आप वो भी कर सकते हैं। और साथ साथ हमारा फेसबुक पेज है जिसके अंदर हम आपसे कम्युनिकेट करते हैं। हम सबसे ज़्यादा एक्टिव अपने फेसबुक पेज पे होते हैं जिसके अंदर हम रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो लोगों से शेयर कर रहे होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन की तरफ चलते हैं और इसको फॉर्मली शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा बीच में आप लोग भी अपना, जब आपको मौका मिले तो आप लोग भी माइक अनम्यूट करके जरूर इसके अंदर शेयर करें ताकि हम इसको कुछ हद तक इंटरैक्टिव बना सकें। तो हम शुरू करते हैं। अप्रोचेस से जाने से पहले हम देखते हैं कि मैथ जो है, मैथ की जो टीचिंग है उसके बारे में थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। तो देखते हैं कि अहम पॉइंट क्या है कि मैथ जो कनेक्शन है उसका आम जिंदगी से बहुत ज्यादा कनेक्शन है। यानी आप कहीं पे शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको टैग नजर आते हैं, आपको उसके साथ साथ डिस्काउंट रेट नजर आता है। इसी तरह से टाइम टेबल्स हैं, घड़ियां हैं, टाइम जोन्स हैं, वेट्स हैं, हाइट है, शेप्स हैं। तो दीज ऑल आर मैथमेटिक्स। और ये सारा जो है वो रेगुलर लाइफ से मिलता है। लेकिन क्या हमें सोचना पड़ेगा कि हम जो मैथमेटिक्स अपने स्कूल में, अपनी क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वो क्या मैच करता है डेली लाइफ के साथ। अगर मैच नहीं करता तो हमें सोचना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। जिस तरह से आप देख रहे हैं फुटबॉल की किक भी लोग मारते हैं तो वो हवा के तनासुब के साथ, उसकी डायरेक्शन के साथ, उसकी स्पीड के साथ कि गोली को बीट करने के लिए हमें कितनी वेलोसिटी, कितनी स्पीड से मारना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें हमें देखना पड़ेंगी कि वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि मैथ इन द डेली लाइफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं इसका कोई डेली लाइफ से लिंक नहीं बना सकते। तो वो क्या होता है कि वो मैथमेटिक्स जो है वो क्लासरूम की हद तक रह जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक बोर किस्म का, एक खुश किस्म का और एक अजीब सा सब्जेक्ट बन जाता है जिसको लोग कहते हैं कि यार बस ये इम्तहान पास करने के लिए बस ठीक है, बाकी हमने मैथमेटिक्स में हम नहीं जानते भैया। ओ ना 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 ना। तो इस तरह के आपको अक्सर रिमार्क्स जो हैं वो लोगों से सुनने के मिलेंगे। तो इसलिए ये एंगेजमेंट जो है ना मैथ एजुकेशन के साथ बच्चों की जो है वो दूर होती चली जाती है। और एक वक्त आता है कि कुछ वक्त गुजरने के बाद लोग मैथमेटिक्स को छोड़ देते हैं। जैसे इस बच्चे के एक्सप्रेशन देख रहे हैं, आपके मैथ का नाम सुनते ही जो है वो अपना सर पकड़ लेती हैं। और इस तरह के बहुत सारे आपको केसेस आपको मिलेंगे। जब मैथ का जिक्र आएगा तो आपको इस परेशानी हो जाती है। अच्छा, ये होता क्यों है, यानी ये जो परेशानी है वो होता क्यों है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि मेरा ये एक्सपीरियंस में रहा है कि प्रोफेसर मैथ की क्लास में या टीचर मैथ की क्लास में एक कोने से शुरू करता था, आप देखें, और दूसरे कोने तक लिखता चला जाता था। और वो कंटिन्यू एक पैटर्न होता था, वो लिख रहा होता था, हम उसको कॉपी कर रहे होते थे। और फिर हमारी और उनकी किस्मत पे होता था कि हमें कितना समझ आया, कितना नहीं आया। और फिर क्या करते थे, हम उसी पैटर्न को दूसरे पैटर्न पे कॉपी करने की कोशिश करते थे। और अगर किसी से पूछा जाए कि भाई ये है क्या चीज, तो नोबडी हैव अ आंसर, यानी हम में से कोई जो है इसका जवाब जो है वो नहीं दे पाता था। ये एक मतलब यूजुअल जो है वो एक क्या कहते हैं प्रैक्टिस रही है मैथ के हवाले से। मैं जरा अपना चैट बॉक्स खोल लूँ ताकि आप अगर कुछ चैट पे लिख रहे हो, बार फिर वो मैं क्वेश्चन मार्क को देख लूंगा। अच्छा, आगे चलते हैं, व्हाई दिस हैपन। अच्छा, अब क्योंकि ये जैसे कि हमने देखा ये सिचुएशन यहाँ पर कि एक तरफ से लिखना और एक तरफ से दूसरा शुरू हो जाता है। तो अगर हम इसको पैडागोजिकली स्ट्रेटेजी या अप्रोच का नाम दें तो जनरली इसको हम कहते हैं चॉक एंड टॉक मेथड ऑफ टीचिंग ना, जहाँ पर ये आपको मैथ्स की क्लास में अक्सर नजर आएगा।
और ये जो चॉक एंड टॉक जो मेथड है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये एक तरह का ब्रिज जो है ना स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान क्रिएट कर देता है, यानी उनके दरमियान ब्रिज नहीं बनता बल्कि वो एक गैप क्रिएट कर देता है। और आप देख रहे होंगे जैसे कि इस तस्वीर में कि बहुत सारी बातें जो टीचर ने कही होती हैं वो दरिया में जारी होती हैं, स्टूडेंट्स बेचारा कंफ्यूज होता है कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। और ये और चॉक और टैप मेथड में एक और चीज क्या होती है कि टीचिंग हो रही होती है टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ मैं तो पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट्स भी कहते हैं हाँ टीचर पढ़ा रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है, बड़ी जान मार रहा है। अगर आप पिछला वो देखें तो पूरा बोर्ड उसने क्या कहते हैं क्वेश्चंस को हल करते हुए फिल कर दिया है। और लेकिन अगर आप थोड़ा सा और आगे चलें तो लर्निंग, टीचर कहता है हाँ मैं तो पढ़ा रहा हूँ, बच्चे सीख रहे होंगे, लेकिन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ये एक क्वेश्चन मार्क्स बन जाता है चॉक एंड टॉक मेथड की वजह से, और वो बहुत सारी जो लर्निंग है वो हो ही नहीं रही होती है। अब हमने क्या करना है, इस पैटर्न को ब्रेक करना है आपने और मैंने मिलकर। बजाय इसके कि हम इस पैटर्न को फॉलो करें, वी नीड टू ब्रेक इट ना। और वो ब्रेक इट, ये पैटर्न उस वक्त ब्रेक होगा जब हम जो है कोशिश करेंगे कि इस अप्रोच से जो है ना जितना ज्यादा चॉक एंड टॉक से हम बच सकें, या उसको जितना ज्यादा हम क्या कहेंगे उसको मिनिमाइज कर सकें, तो हम जो है वो इस पैटर्न को ब्रेक कर सकेंगे। और अगर ये पैटर्न ब्रेक नहीं होगा तो यही वाली सिचुएशन जो आपको इस स्लाइड पे नजर आ रही है कि टीचिंग भी हो रही होगी, स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं भाई स्कूल में बड़ा अच्छा पढ़ाया जा रहा है, आप भी कह रहे हैं भाई लर्निंग हो रही है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, बच्चे सीख रहे होंगे, लेकिन स्टूडेंट सीख रहा है नहीं सीख रहा है, ये एक सवालिया निशान रहता है और इसकी वजह से लोग फेड अप हो जाते हैं। अच्छा, अब जो पहली अप्रोच है हमारी जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, अरेंजिंग फॉर लर्निंग, की जो अरेंजमेंट है वो किस तरह की हो सकती है। तो हमने जो पहली स्ट्रेटेजी जो हमने अप्रोच जो हमने यूज करनी है, वो जो पैटर्न्स ऑफ क्या कहते हैं लर्निंग है, जिसमें अंदर इंडिविजुअल वर्क है, कोलैबोरेटिव वर्क है, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो सेंस ले सकें, आइडिया ले सकें। यानी हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे मौके प्रोवाइड करना पड़ेंगे जहां स्टूडेंट्स इंडिविजुअल भी काम करें, लोगों के साथ मिलकर भी काम करें, तो और अपने पेयर्स में भी काम करें और टीचर के साथ भी उनकी इंटरेक्शन हो। तो हम देखते हैं कि ये अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से काम करती है। पहली अरेंजमेंट है कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग टाइम दिया जाए, क्योंकि देखें मैथ का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चंस जो हैं, सवालात जो हैं वो हल कर लिए जाएं, यानी कि न्यूमेरिकल हल कर लिए जाएं, बल्कि ये एक थिंकिंग प्रोसेस का नाम है ना। और इसके लिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए स्टूडेंट्स को मौका मिलना चाहिए कि वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली उसके ऊपर सोचें, उस प्रॉब्लम के ऊपर सोचें, वो उसके वर्कआउट करने की कोशिश करें बगैर किसी डिस्ट्रक्शन के। क्योंकि अगर वो डिस्ट्रक्ट होंगे किसी भी वजह से, किसी स्टूडेंट्स के आइडियाज की वजह से, किसी दूसरे स्टूडेंट के आइडिया की वजह से, तो वो थिंकिंग प्रोसेस जो है ना उनका रुक जाएगा। तो मैथ की क्लास के अंदर कुछ ना कुछ टाइम जरूर एलोकेट किया जाए कि स्टूडेंट्स जो है उस क्या कहते हैं प्रॉब्लम के ऊपर जो है बगैर किसी डिस्ट्रक्शन, बगैर किसी बैरूनी असर के वो खुद उसके ऊपर सोचें और उसको हल करने की कोशिश करें। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा आता है कि हो, एक मिनट ये थोड़ी सी स्लाइड आगे पीछे हुई है। उसके बाद दूसरा क्या है कि उनको पेयर और स्मॉल ग्रुप जो है उसके अंदर काम करने का मौका दिया जाए। यानी पहले स्टेज पे स्टूडेंट्स खुद इंडिविजुअली उस प्रॉब्लम को सोचें, उसके बाद जो है वो ग्रुप में काम करें। और ये जब ग्रुप में आप काम करते हैं तो ये आपको हेल्प आउट करता है मैथमेटिक्स को कि सी देमसेल्फ एज ए मैथमेटिक्स लर्नर, यानी आप अपने आप को सीखने वाला समझते हैं, जहां आप दूसरों को भी अपनी स्ट्रेटेजी बता रहे होते हैं और दूसरों से भी अपनी स्ट्रेटेजी ले रहे होते हैं। यहाँ पर टास्क की जो नेचर है वो क्लैरिफाई हो रही होती है कि हमने क्या करना है, इसके पॉसिबल सोल्यूशन क्या होंगे, इसमें डिफरेंट आइडियाज अप्लाई हो रहे होते हैं। तो वो जितना जो थॉट प्रोसेस है वो उसमें काम कर रहा होता है। इसीलिए हम इसमें कह रहे हैं कि टू डिस्कस एंड टेस्ट, जहां पर हम क्या कहते हैं ग्रुप में, जब हम स्मॉल ग्रुप में पेयर्स के साथ बच्चों को मौका देते हैं काम करने का, तो वहां पर वो अपने आइडियाज को शेयर कर रहे होते हैं, अपने आइडियाज को टेस्ट कर रहे होते हैं, अपनी आर्गुमेंट्स कर रहे होते हैं, तो जिससे ना सिर्फ उनकी थिंकिंग बल्कि हायर ऑर्डर थिंकिंग इंप्रूव होती है। इसी तरह से वो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, कंजेक्चर्स बनाते हैं। और ऐसे मौके पे जो एज ए टीचर जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंश्योर करें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को सुने,
अपने जवाबात को लिखें, आंसर्स करें, एक दूसरे के क्वेश्चंस करें और साथ साथ असेस करते रहें उस डिस्कशन को कि वो डिस्कशन किस तरफ जा रही है और डिस्कशन किस किस डायरेक्शन में जा रही है। बात दफा होता ही है कि जब वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो कहीं दूर निकल जाते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो उनको जो है उस तरफ ला सकता है। अच्छा, इंडिविजुअल थिंकिंग टाइम के बाद जो है, पेयर के बाद जो तीसरा जो अरेंजमेंट ऑफ लर्निंग आता है वो आता है होल क्लास डिस्कशन। अब होल क्लास डिस्कशन में क्या होता है कि स्टूडेंट ने जो उस प्रॉब्लम के बारे में सोचा, जो वर्कआउट किया, फिर ग्रुप में मिलकर शेयर करके उसको उसका सोल्यूशन निकाला, उसको कंजेक्चर किया, उस पे आंसर्स उसके पॉसिबल ढूंढे। तो अब आ जाता है काम के जहां पर टीचर और स्टूडेंट जो है वो मिलकर डिस्कस करते हैं, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करें बच्चों को कि वो ज्यादा से ज्यादा वो इनवाइट करें लोगों को कि वो अपने सॉल्यूशंस को आपके साथ शेयर करें। और जब सॉल्यूशन को वो शेयर कर रहे हो तो साथ साथ दूसरे स्टूडेंट को इंश्योर करें कि वो उन सॉल्यूशंस को सुने, उन सॉल्यूशंस को जाने और उन सॉल्यूशन के ऊपर जो है वो क्वेरी कर सकें, सवाल पूछ सकें। और टीचर्स का यहाँ पे काम ऐसा हो जाता है कि वो स्टूडेंट्स के डिस्कशन को ऐसे मॉडरेट करता है, उनको मॉनिटर करता है, स्टूडेंट्स को इंकरेज करता है कि वो उस डिस्कशंस के अंदर पार्टिसिपेट करें। और ये बहुत जरूरी है, जब हम आगे जाएंगे तो उसको उसको देखेंगे कि किस तरह से ये जो है डिस्कशन जो है इसमें एक और जगह पर काम आ सकती है। ये हमने कर लिया था। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरी अप्रोच हमारे पास आती है कि आप जो है स्टूडेंट्स का जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके ऊपर प्रीवियस नॉलेज को बिल्ड करें, यानी कि कोई चीज कहीं बीच में से नहीं घुसाई जा सकती, हमेशा ये जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलेगी। और जो बेहतर टीचर होते हैं वो बेसिकली अपनी स्ट्रेटजीज को, अपनी एक्टिविटीज को इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जो स्टूडेंट्स के जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है वो उसके साथ जो है वो चल रही होती है उनके। इसमें देखिए जो पहला कॉन्सेप्ट है कि इसमें कनेक्ट लर्निंग विद स्टूडेंट्स थिंकिंग, यानी कि जो क्लासरूम का जो एक्टिविटी या लर्निंग है वो वहां से बिल्ड करें जहां पर स्टूडेंट्स जो है वो सोच रहे होते हैं। और स्टूडेंट्स की जो क्या कहते हैं थिंकिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग इन प्रोग्रेस के सोड में लेते हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स को यूज करें। जैसे इसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल के जरिए वजाहत करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देखें, आपको स्क्रीन के दाएं तरफ जो है वो आपको एक टेबल नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स जो है वो जमा करना तो जानते हैं आपके, आपने उनको एक टेबल बना के दिया क्योंकि आप यहाँ ये चाहते हैं इस क्लास के अंदर कि स्टूडेंट्स जो है वो एक कंजेक्चर करें, यानी कि एक फॉर्मूला ड्राइव करें, एक उसूल बनाएं कि इवन नंबर में जब ऑड नंबर जो है वो जमा किया जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो उसके लिए ये टेबल आपने दिया है, स्टूडेंट्स ने इसके अंदर नंबर लिखे और स्टूडेंट से आपने कहा कि भाई मुझे जो है इसकी ऑब्जर्वेशन आप बताओ। अब अगर आप देखते हैं कि ये क्लासरूम डिस्कशन, जैसे हमने कहा कि होल क्लास डिस्कशन जो प्रीवियस स्टडी में देखा हमने, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो अपना जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस सवाल को हल किया। टीचर ने उनके साथ जो है इसको डिस्कस किया कि कुड एनी वन ऑफ यू, जैसे आप देख रहे हैं कि आप में से कोई मुझे बताएगा कि इस टेबल में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ने जवाब दिया कि भाई तमाम आंसर्स जो हैं वो ऑड नंबर हैं, इससे हम क्या नतीजा कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट से मिलकर कंक्लूड किया कि अगर हम एक इवन नंबर में ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर्स जो है हमेशा जो है वो ऑड नंबर होता है। तो ये जो स्टूडेंट्स का जो इसके अंदर थिंकिंग प्रोसेस है और करंट जो है उसको इस्तेमाल करते हुए आपने जो है वो एक क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट या एक अंडरस्टैंडिंग को जो है वो आपने कामयाबी के साथ बिल्ड कर लिया। इसी तरह से अगर हम किसी को एक और एग्जाम्पल से आगे लिखते हैं कि चलते हैं कि एज ए मैथमेटिक्स टीचर आप जो है क्या कहते हैं डिजाइन करें न्यू टास्क जो स्टूडेंट चैलेंजिंग भी हो और स्टूडेंट्स की थिंकिंग को क्या कहते हैं एग्जिस्ट भी करते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ एक सवाल दिया हुआ है कि एक मशीन जो है वो 4 मिनट में 20 स्क्वायर मीटर ग्रास फील्ड को जो है वो क्या कहते हैं काटती है या ट्रिम करती है, तो 120 मीटर स्क्वायर फीट के ग्राउंड में कितना लगेगा। अब फर्ज करें कि स्टूडेंट ने अप्रोच इस्तेमाल करते हुए इस तरह से उन्होंने हल किया कि 4 के लिए 20 के लिए 4 मिनट है तो 8 मिनट में 40 हो जाएंगे, 12 में 16 हो जाएंगे। और आप बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे कि यार इस सवाल को हल करने का ये तरीका तो नहीं है कम अज कम।
है ना? क्योंकि ये सवाल जो है इस तरह से नहीं होगा, ये मोस्टली या तो रेशो के थ्रू होगा या यूनिटरी मेथड के थ्रू होगा। तो ये मेथड जो है स्टूडेंट्स जो है वो कंटिन्यू ज्यादा अरसे तक अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको बजाय इसके कि आप ये कहें कि जनाब आपने गलत तरीके से बनाया है या ये सवाल इस तरह से हल नहीं होता है या ये इस सवाल को हल करने का तरीका नहीं है, उसके बजाय आपने यहाँ पर एक सवाल डाल देना है ताकि स्टूडेंट्स जो है वो आगे जा सके। यानी इस सवाल को आपने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक अ मशीन टू कट 120 मीटर स्क्वायर दैट फील्ड अबाउट 5 मीटर फील्ड इन अ मिनट। तो इस तरह से क्या होगा कि वो यूनिटरी मेथड की तरफ ऑटोमेटिकली जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे और जो उनका जो जनरल मेथड है जिस तरह से उन्होंने इसको हल किया था थोड़ी देर पहले, तो वो उससे आगे हो जाता है। तो ये देखें, ये एक अप्रोच आ जाती है कि हमें स्टूडेंट्स की जो एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंसेस है उसके ऊपर जो है वो नई अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना है और सब क्वेश्चंस को, टास्क को जो है वो कनेक्ट करना है स्टूडेंट्स की जो है वो करंट थिंकिंग की मदद से, तो वो उनको सहूलत होगी। तो ये एक मिसाल के तौर पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं मिसकंसेप्शंस की तरफ, जो मिस्टेक्स की तरफ आ जाते हैं कि मैथ्स की क्लास में अक्सर मिस्टेक्स होती हैं। तो आइए हम इसको थोड़ा सा आसान लफ्जों से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने थोड़ा सा यहाँ कोशिश की है कि मिस्टेक को थोड़ा सा मैं देख लूं कि ये होता क्या है। लर्नर्स मेक मिस्टेक्स, ये मिस्टेक्स क्लास में होती हैं। इसकी दो वजूहत हो सकती हैं कि अज्यूम हम कर सकते हैं कि उनके पास टाइम इनसफिशिएंट होता है, यानी क्या कहेंगे उसको, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गलती हो जाती है। कभी कभार हम उसको इग्नोर हो जाता है किसी वजह से, कोई भी स्टूडेंट बात कर लेता है या कोई और कुछ शेयर कर लेता है, तो केयरलेस की वजह से हम केयर नहीं कर पाते और हम वो गलती कर देते हैं। लेकिन एरर्स क्या होते हैं? एरर्स जो है वो कंसिस्टेंट अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग, यानी एरर जो है वो एक ही मिस्टेक अगर बार बार हो रही है तो इसका मतलब है वो एरर है, और या फिर वो जो है किसी ने इस वजह से है कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो सो व्हाट शुड वी डू एज ए मैथमेटिक्स टीचर, यानी अगर कोई एरर बार बार एक स्टूडेंट जो है वो एक ही गलती कर रहा है तो हम उसके साथ क्या करेंगे? हम उसको कहेंगे तुम गलत सोचते हो, या हम इसको एज ए नेचुरल प्रोसेस लेंगे कंसेप्चुअल डेवलपमेंट के। तो एज ए मैथ टीचर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आइदर वी आर विच रॉन्ग। सबसे आसान वाला क्या कहते हैं साइड जो है वो रॉन्ग थिंकिंग का है कि हम स्टूडेंट्स को कह दें कि जनाब आप जो है सोचते ही गलत हैं या आपका आइडिया गलत है। उसकी बजाय हमें करना क्या चाहिए? तो ये देखें, ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से जो है आप एरर्स को जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। इसमें एक अप्रोच ये इस्तेमाल की जा सकती है कि आप 1-to-1 डिस्कशन करें और फोकस करें कि स्टूडेंट्स की अटेंशन जो है वो टारगेट क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट की तरह है। 1-to-1 डिस्कशन में जो स्टूडेंट्स बार बार वो एरर कर रहा है आप उसके साथ मिलकर जो है वो काम करें। दूसरा ये है कि शेयर देयर सोल्यूशन स्ट्रेटजी सो दे कैन कंपेयर एवेलुएट स्टूडेंट थिंकिंग, यानी कि उनके साथ जो क्या कहते हैं स्ट्रेटजी, आपकी स्ट्रेटजी है वो उसको शेयर करें कि ये सवाल ऐसे बनता है, इसका मीनिंग ये होता है, और उनको कहें कि वो अपने मेथड के साथ इसको कंपेयर करें या आप उनके ऊपर कुछ सवाल दागें, कुछ पोजिंग क्वेश्चन करें, कुछ क्वेश्चन पोज करें ताकि उन क्वेश्चन की मदद से उनको दूसरी तरफ सोचने का मौका मिल सके। ये एक जो अप्रोच जो है रिसर्च मैथ की जो है वो सजेस्ट करती है कि इस तरह से आप जो है एड्रेसेस को, जो एरर को जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। इसको हम एक मिसाल की तरफ से समझते हैं। देखिए, अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं इन तीन तरह के सवालों को हल करते हुए कि वो इंडिविजुअली तो पढ़ लेते हैं लेकिन इनके दरमियान लिंक नहीं कर सकते। जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि 5 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 5 या 5 डिवाइड बाई 0.2। तो आप इनको इस तरह के मिसकंसेप्शन को एड्रेस करने के लिए आप जो है मुख्तलिफ तरह के तरीके इख्तियार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इन तमाम सवालों को, अगर स्टूडेंट्स के पास, स्टूडेंट्स जो हैं इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझने में एरर कर रहा है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर इसको क्या कहते हैं डायग्राम की मदद से हल करने की करके दिखाने की कोशिश की है कि इसको इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं जिसको अपना सोल्यूशन या अल्टरनेट। देखिए 5 डिवाइड 2 का मतलब क्या है कि 2 को 5 को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, तो एक एक हिस्सा इधर आ गया, एक एक हिस्सा इधर आ गया और ये आधा आधा हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया 1 2 और आधा, यानी 2 एंड आधा, यानी 5 डिवाइड बाई 2 2 एंड हाफ के इक्वल हो जाता है।
तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि देखें 5 डिवाइड बाई 2 की जो है मीनिंग ये होते हैं कि 5 को 2 हिस्सों में डिवाइड करो, एक एक और फिर आधा आधा, यानी 2.5, और 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2.5 हो जाता है। अच्छा, अब अगर फिर आप इसको दिखाएंगे कि 2 डिवाइड बाई 5 का मतलब, क्योंकि ये दोनों एक नहीं है ना, क्योंकि असल में मल्टीप्लाई पढ़ के आ रहा होता है, मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई 2 लिखो या 2 मल्टीप्लाई 5 लिखो, उसके मीनिंग एक जैसे आ जाते हैं। तो लेकिन ये यहाँ नहीं है, तो ये फिर आप जो ये डायग्राम से ये हेल्प कर रही होती हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं 2 डिवाइड बाई 5, यानी 2 को जो है वो 5 जो है बराबर हिस्सों में बांटो इस 2 को। तो आप देखें ये एक हिस्सा है, और ये देखें आप, मैंने इसको कलर से किया है, तो ये 1 2 3 4 5 बराबर हिस्सों में आ गया। देखें, ये देखें, ये एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा और ये पांचवा हिस्सा। और अब हम ये काउंट कर लेंगे कि एक हिस्सा जो है वो कितना है। तो ये 10 बराबर हिस्सों में, तो ये चौथा हिस्सा, यानी 10 का चौथा हिस्सा हो गया। तो ये आ जाता है आपके, ये आपका आ जाता है कि 0.4, यानी कि एक का 40वां हिस्सा है, चौथा हिस्सा जो भी आप कह लें, तो 0.4 के ये इक्वल आ जाएगा। तो ये आपने देखा कि किस तरह से आप जो है ये वाला मिसकंसेप्शन जो है वो दूर कर सकते हैं कि 5 डिवाइड बाई 2 और 2 डिवाइड बाई 5 जो है वो किस तरह से मुख्तलिफ होते हैं, इनका रिजल्ट किस तरह से मुख्तलिफ होता है। तो ये पिक्चर के थ्रू जो है वो आप इस मिसकंसेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ये तीसरा वाला है कि 5 को 0.2 हिस्सों में डिवाइड करो। अच्छा, अब इसको आपको समझना पड़ेगा, इसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप पीछे से समझाते हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि 5 में से 0.2 कितनी मर्तबा आप निकाल सकते हैं, या 5 को 0.22 के हिस्सों में बांटें तो कुल कितने हिस्से बनेंगे, या 5 में से 0.2 के कितने ग्रुप बनेंगे। तो सबसे पहले हम एक 0.2 हमने बनाया। ये देखें, ये पूरा एक जो है, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, इसके अंदर 10 जो है वो कॉलम है, तो 2 कॉलम जो है वो 0.2 को जाहिर करेंगे, क्योंकि ये एक को जाहिर कर रहा है। तो एक कॉलम 0.1, एक दूसरा 0.2, 0.3 करके ये 1 बनता है टोटल। तो ये 2 कॉलम आपके 0.2 हो गए। तो ये आपने एक बांटना शुरू कर दिया, 0.22 में आपने कलर करना शुरू कर दिया, ये सारे सेम कलर हो गए। और आप गिन लें तो एक में 5 है, 5 10 15 20 25। तो 5 डिवाइड बाई 0.2 जो है वो 25 मरतबा इसमें से 0.2 निकाल सकते हैं, या 5 के 0.2 के हिसाब से 25 जो है वो ग्रुप बन सकते हैं। तो इस तरह से ये आप जो है एड्रेस कर सकते हैं एरर्स को, जो स्टूडेंट्स जो हैं वो बार बार एक ही एरर कर रहे होते हैं, जो कि बेसिकली वो उनका क्या कहते हैं मिस्टेक नहीं होता, बल्कि उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो उस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को आप इस तरह से दूर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, बाद दफे क्या होता है कि हमें एप्रोप्रिएट चैलेंज या टास्क को उस तरह से बनाना पड़ता है कि वो उनको, कुछ लोगों को चैलेंजिंग लगे, यानी टास्क इतने आसान ना हो कि हर एक, कुछ लोगों के लिए मुश्किल होते हैं, कुछ लोगों के लेवल से ज्यादा होते हैं। तो उसको क्या करें कि आप अगर उनके लेवल से ज्यादा है तो आप रिड्यूस करें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, यानी उस टास्क की जो क्या कहेंगे उसको, चैलेंज को जो है वो हल्का आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही वाला टास्क था जो हमने घास काटने वाला पिछले उसमें किया था, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक अ मशीन टू कट 120 मीटर ग्रास इफ इट कट 5 मीटर ग्रास इन 1 मिनट, क्योंकि आपने इसको हल्का कर दिया। अब अगर आप यहाँ देखें इसको चैलेंजिंग में, तो आपने यहाँ पे एक चैलेंज बढ़ा दिया, एक स्टेप बढ़ा दिया, इट टेक अ मशीन 4 मिनट टू कट 20 मीटर ग्रास, तो हाउ लॉन्ग इट टेक 120 मिनट। तो आप देखें यही टास्क है, एक ही टास्क है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि उस क्या कहेंगे उस स्टैंडर्ड से नीचे थे, उनके लिए आपने उस टास्क को थोड़ा सा रिड्यूस किया, और कुछ स्टूडेंट्स अगर उस स्टैंडर्ड से ऊपर हैं तो उनके टास्क को जो है वो आप और चैलेंजिंग बना सकते हैं, ताकि दोनों तरफ जो है लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बरकरार हो सके, दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट्स का। तो ये आपको देखना पड़ेगा स्टडी के तौर पे बच्चों को अपने साथ इंगेज करने के लिए। अच्छा, अब हम एक और तीसरी क्या कहते हैं अप्रोच की तरफ चलेंगे, जो कहता है कि मैथमेटिक्स का टास्क जो है ना वर्थ वाइल होना चाहिए, यानी उस टास्क की वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे टास्क या ऐसे एग्जाम्पल्स जो स्टूडेंट्स उसको मैथ को यूज कर सकें, मैक सेंस कर सकें, उसको अपने क्या कहते हैं कामों के अंदर उनके वो इस्तेमाल में भी हो। तो इस तरह के टास्क जो है हमें चुनने चाहिए, जो कि टास्क या एग्जाम्पल जो कि उनको वो उसको उनकी थिंकिंग भी डेवलप हो सके, उसको इस्तेमाल भी कर सकें,
जिसको हमने यहाँ पे एक अप्रोच कहलाती है कि इस तरह के टास्क जो है ओरिजिनल थिंकिंग को क्या कहेंगे उसको प्रमोट करते हो। अच्छा, अब ये ओरिजिनल थिंकिंग का मैं आपको थोड़ा सा, ये हमने क्यों यहाँ पे इसको क्या कहते हैं हाईलाइट करने चाह रहे हैं हम अपने प्लेटफॉर्म से। देखिए, होता क्या है मोस्टली मैथमेटिक्स क्लास में, जैसे हमने वो चॉक एंड टॉक मेथड में देखा कि इवन प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्लास में भी टीचर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, स्टूडेंट्स उस प्रॉब्लम को कॉपी कर लेते हैं और कहते हैं जनाब हाँ हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख ली। टीचर से पूछे और टीचर कहता है आज मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ाई। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे पढ़ाई कि मैंने जो है वो प्रॉब्लम ऐसी जबरदस्त किस्म की प्रॉब्लम ली, मैंने स्टूडेंट्स को पोज की, फिर मैंने उसको कुछ सवाल पूछ के मैंने उसको हल कर दिया, स्टूडेंट ने कॉपी कर लिया और स्टूडेंट ने आज बहुत एंजॉय किया और उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखी। लेकिन जब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो ओरिजिनल थिंकिंग को प्रमोट ना करे, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं बनेगी। उसके लिए जरूरी है कि आपका टास्क ऐसा वर्थवाइल हो जिसके अंदर स्टूडेंट्स थिंकिंग इन्वॉल्व हो, वो उसको सोचें, उसको एनालाइज करें अपनी सारी जो क्या कहते हैं मैथमेटिक्स, और उसके बाद उसको हल करें। जैसे ये है कि शुड नॉट सिंगल माइंडेड फोकस वन टास्क आंसर। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब ये ओरिजिनल थिंकिंग के फ्रैक्शन की क्लास का प्रॉब्लम है जिसके अंदर ये 10 प्रॉब्लम्स सिर्फ इस तस्वीर के अंदर दी हुई है और स्टूडेंट्स ने अपनी स्ट्रेटजी अपनी अंडरस्टैंडिंग की मदद से इसके जो है वो आंसर्स ढूंढने हैं कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये किसके बराबर होगा, ट्राइंगल पार्ट की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। जब ये स्लाइड आए तो आप जरूर इसको हल कीजिएगा और इसमें इसको सॉल्व करने के लिए जो स्टूडेंट्स जो है अपनी नॉलेज भी यूज करेंगे, ओरिजिनल थिंकिंग भी करेंगे और एक मजे का वर्थ वाइल टास्क होगा। और जो हमने पहली स्ट्रेटेजी में जहां पे हमने कहा कि होल क्लास डिस्कशन हो जिसमें स्टूडेंट्स अपने स्ट्रेटेजीज को अपने मैथमेटिकल आइडियाज को शेयर करें, वो सब कुछ आपको इस तरह के टास्क में मिलेगा। तो मैथमेटिक्स टास्क को जो है वो वर्थ वाइल जो है ना होना बहुत जरूरी है। अच्छा, हम आगे चलते हैं कि अच्छा मैथमेटिक्स क्लास जरूरी नहीं है, वो ऐसा ना हो कि मतलब बस आपने कहा कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ानी है और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन आपने उनको बना के दे दिए। उसका ताल्लुक जो है मैथमेटिकल फोकस से भी जरूर होना चाहिए, यानी उसके अंदर कोई ना कोई फोकस जरूर होना चाहिए कि कौन सी मैथमेटिक्स जो है या किस किस्म की मैथमेटिक्स जो है इसके अंदर इस्तेमाल होगी। जैसे इसमें कहा कि वर्थ वाइल टास्क जो है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें मैथ के फॉर्मूले भी लग रहे हो, मैथ का हिसाबी अमल यानी जमा घटा जरूरत तकसीम ये सारी भी लग रही हो और कोई ना कोई प्रोसीजर इस्तेमाल हो रहा हो कनेक्ट टू द कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग, और उसके साथ मीनिंग और कॉन्सेप्ट उसके साथ आ रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक टास्क है कि मुना ने जो है वो सुबह 8:15 पे अपना कार्ड पंच किया और 5:30 तक उसने काम किया, उसने 45 मिनट का ब्रेक लिया। लेकिन जब वो पेमेंट का टाइम आया तो एचआर वाले कहते हैं कि जनाब आपने जो है वो पूरे 8 घंटे आज आपने काम नहीं किया है, बल्कि आपके घंटे कुछ कम है और आपने सिर्फ 7 घंटे आज काम किया है। और मुना डिसएग्री करती है, आस्क्स एचआर टू चेक हर टाइम कार्ड, हु इज करेक्ट। तो ये एक तरह का सवाल है जिसके अंदर टाइम का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है जो कि हमारा मैथमेटिक्स फोकस है। इसके अंदर टाइम को प्लस माइनस करना भी इन्वॉल्व हो जाएगा और साथ साथ ये एक आम जिंदगी से लिंक करता हुआ टास्क है। तो इसकी इसके अंदर वो तमाम खसूसियात जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी आ रही है, क्या कहेंगे जमा घटा जरब तकसीम भी हो रहा है, कोई ना कोई प्रोसीजर भी इसको इस्तेमाल हो रहा है। यकीनन मुख्तलिफ लोग जो है इसको मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ तरीकों से करेंगे, लेकिन हमने फिर बहरहाल इसको इस तरह से किया कि भाई पहले प्रॉब्लम को रीड करें, फिर प्लान करें कि यार ये आंसर हो सकता है, ऐसे करना चाहिए, फिर उसको सॉल्व करें और फिर चेक कर लें कि आइदर ऐसा है या नहीं है। तो मेरा मकसद आपको ये सवाल पढ़ाना नहीं है, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर दूंगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताते हुए चलूं कि ये 2 मिनट के अंदर हमारा जो सेशन है ये ड्रॉप हो जाएगा, तो आप लोग प्लीज दोबारा से हमें दूसरे लिंक से फौरन ही ज्वाइन कर लीजिएगा। विद इन 2 मिनट्स हम इसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो आपके बल्कि अब तो 1.5 मिनट रही है, 1.5 मिनट बाद जो है ये लिंक ड्रॉप हो जाएगा, तो प्लीज आप लोग दूसरे लिंक से हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें जरूर जारी रखें। और हम आपको इसका सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी देते हैं उन तमाम लोगों को जो लोग फीडबैक फॉर्म भरते हैं, यानी जब सेकंड सेशन शुरू होगा हमारा तो हम आपके साथ एक फीडबैक फॉर्म शेयर करेंगे और उसमें हम चाहेंगे कि आप अपना फीडबैक भी हमें दें और साथ साथ उसको अपनी सही स्पेलिंग के साथ जो है वो उस फॉर्म को फिल करें, और ताकि हम आपका सर्टिफिकेट प्रिंट करके आपको टाइमली जो है उसको भेज सकें।
ओके, तीसरा, इसको मेरे ख्याल से हम 1 मिनट रह गया, तो 1 मिनट में हम इसको नहीं कर सकेंगे, तो हम इसको ब्रेक के बाद करते हैं। तीसरा मैथमेटिक्स टास्क जो है, हम इसको रुक जाते हैं। आई होप कि आप इसको सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, और थैंक यू किनारी साहिबा फॉर गिविंग अस अ नाइस फीडबैक। और ये ड्रॉप होने वाला है विद इन अ सेकंड्स, तो हम इंशाल्लाह सेकंड सेशन में आपको दोबारा से ज्वाइन करते हैं। जी समीर, कोई कमेंट करना चाहेंगे आप? अभी 1 मिनट है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका माइक खुला हुआ है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बोल रहा हूँ आज का टॉपिक जबरदस्त है, पर मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच गया हूँ, मैथ अभी तक समझ में नहीं आया। नहीं, वो उसकी वजह यही है कि हम सिर्फ उसको चॉक एंड टॉक से पढ़ाते हैं। इवन जब यूनिवर्सिटी में हम भी पढ़ते थे तो हमारी भी समझ नहीं आता था, क्योंकि वो जैसे वो मैंने दिखाया ना कि वो एक तरफ से शुरू करते थे, दूसरी तरफ से खत्म कर देते थे, और जब तक आपकी ये जिंदगी से लिंक नहीं करेगा, आपके लिए बहुत मुश्किल है इसको समझना लोगों के लिए। तो यही हमारी मैथमेटिक्स के जितने हम उस्ताद हैं, हम इसी चीज की एडवोकेसी कर रहे हैं कि आप इसको खोलें, अनपैक करें। जैसे अभी मैंने आपको वो स्लाइड, आप जरूर दोबारा देखिएगा, जब ये मैं बना रहा था और मैंने इसको पढ़ा के इसको आप कितने खूबसूरत तरीके से 5 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 5, 5 डिवाइड बाई 0.2 को कितने खूबसूरत तरीके से आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, अगर ये पिक्चर, ये विजुअल्स, और इसको रेगुलर क्या कहते हैं डेली लाइफ की मिसालों के साथ आप उसको करें, तो ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है ना, बजाय इसके कि आप सिर्फ वो स्टूपिड से न्यूमेरिकल करते रहें और स्टूडेंट उसको फॉलो करके कॉपी करते रहें और किसी को कुछ पता ना हो। आप यकीन कीजिए, आप बहुत सारे बच्चों से ये पूछेंगे कि 5 डिवाइड बाई 0.2 का मतलब क्या है, आई गारंटी हो कि शायद स्टूडेंट जवाब दे सकेगा। ओके, मैं कुछ बोलूं सर? जी सर, मैं क्या कह रही हूँ, आजकल क्या होता है कि स्टूडेंट्स को है ना थियोरेटिकल पढ़ाई में इतना ज्यादा इंटरेस्ट या समझ भी नहीं आता। सो इफ यू एक्सप्लेन देम थ्रू एक्टिविटीज, कुछ हम लोग करके दिखाएं, सो दैट वर्क्स बेटर। जी बिल्कुल, और इसीलिए SIPD में भी हमने जो है कोशिश ये की है कि हम मैथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइज करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आपने अगर राशिदाबाद SIPD राशिदाबाद में जाएं, तो उसके अंदर हमने अलजबरा को भी हमने उसको विजुअलाइज करने की कोशिश की है कि उसको भी विजुअलाइज करके देखें आप, तो वो सारे सेशंस आपको मिलेंगे, तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने कुछ फ्रैक्शंस के और उसके सेशन पहले कर लिए थे, और अब हम अप्रोचेस और उसकी तरफ आ रहे हैं कि ताकि लोगों के पास वो आइडिया हो और उन आइडिया को फिर यहाँ इसको फिट कर सकें। तो हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम जो है हमारे पास जो एलोकेटेड टाइम है उसमें हम कर सकें, और क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा हम आपस में डिस्कस करें, एक दूसरे को क्या कहते हैं शामिल हो डिस्कशन में, तो मजा आएगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, और हमने देखा कि मैथ का टास्क जो है वो वर्थ वाइल होना चाहिए, यानी कि वो वैल्यूएबल होना चाहिए। अब जैसे कि एक प्रॉब्लमेटिक टास्क है, यानी टास्क ऐसे भी हों जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हों, जो कि स्टूडेंट्स को रिक्वायर करें कि वो एक आइडिया को बनाएं और उस आइडिया को टेस्ट करें, और उसके तहत कोई प्रिंसिपल बनाएं, जिसको हम टेस्ट कंजेक्चर कहते हैं, यानी कोई कंजेक्चर बनाएं, उसको टेस्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सवाल है जिसमें कहा गया है कि ये 4 नंबर्स हैं, इनको इस तरह से तरतीब दो कि मैक्सिमम जो है वो रिजल्ट आए, यानी इसको इस तरह से हम लिखेंगे कि 2 3 या 4 5 लिखेंगे तो सबसे बड़ा आंसर आएगा, 5 2 लिखेंगे, 3 5 लिखेंगे, कि इसको किस तरह से सेट करना है कि सबसे ज्यादा नंबर आए। इसके अंदर इंडिविजुअल थिंकिंग भी होगी, इसके अंदर पेयर रिव्यू भी होगा, इसके अंदर ग्रुप डिस्कशंस भी बनेंगे, और इसके अंदर आइडियाज भी बनेंगे, और फिर इस तरह का सिमिलर प्रॉब्लम अगर उनको फिर दोबारा मिले तो वो उसको कैसे हल कर सकते हैं। तो इस तरह के वर्थ वाइल ट्रैक्स हों जो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक भी हों, थोड़े से चैलेंजिंग भी हों, जिसके अंदर वो स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिजाइन कर सकें। मैंने इसका हल आपको दिखाया है कि अगर आपको इसको इस तरतीब में लिखेंगे तो सबसे बड़ा आंसर आएगा, बाकी किसी और तरतीब में जो है जो भी आंसर आएगा वो इससे छोटा होगा। और फिर यहाँ पे जब वो इस आंसर्स को पार कर लें तो फिर आप एक कंजेक्चर ड्रॉ करने के लिए उनको एक और प्रॉब्लम दे देते हैं कि जनाब 3 4 5 6 को लिखें तो क्या आएगा, फिर
उसके बाद जो है 4 5 6 7 को लिखें क्या आएगा, और देन उसके बाद जब वो मल्टीप्लाई करने जाए तो आप उनसे कहेंगे नो सर्च द पैटर्न, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उसके तहत उनको ये पकड़ लेना चाहिए कि इसके पीछे हो क्या आ रहा है। यानी कि सबसे छोटा वाला और बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला और फिर मिडिल में बड़ा और छोटा वाला अगर आप लिखेंगे तो सबसे मैक्सिमम आंसर्स आएगा। तो ये कंजक्चर्स जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो खुद जो है वो डेवलप करने चाहिए आपके गाइडेंस में, जो कि पहली स्ट्रेटजीज में हमने दिया। तो इस तरह के प्रॉब्लमेटिक टास्क जो हैं वो हेल्प आउट कर सकते हैं। इस तरह से आप ये भी टास्क दे सकते हैं स्टूडेंट्स को सोचने के लिए, शुड बी ओपन एंडेड विच फोस्टर क्रिएटिव थिंकिंग एंड एक्सपेरिमेंट। यानी कि टास्क ऐसे हों जो ओपन एंडेड हो, जैसे कि ये पिछला टास्क भी, ये भी ओपन एंडेड था, और जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकें। जैसे आपने एक टास्क दिया कि भाई मुझे जो है 2/5 दिखाओ डिफरेंट तरीके से, यानी स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाने के बाद जो है ये टास्क दिया है कि मुझे 2.5 डिफरेंट वेज, यानी इस 2.5 को मैथमेटिकली कितने मुख्तलिफ तरीकों से डाला जा सकता है। तो अगर आप देखें तो ये भी 2.5 है, क्योंकि इसमें 5 हिस्से हैं, 2 हिस्से जो हैं इसके पीले हैं, तो पीले वाला हिस्सा जो है वो इसका इस बार का 2.5 है। यहाँ पे आपको 5 क्या कहते हैं बॉल्स नजर आ रही हैं, इसमें से 2 बॉल्स जो हैं वो पीली हैं, तो यहाँ पे ये पीला जो है ये 2.5 को जाहिर करता है। इसी तरह से ये 10 हैं तो ये 4 हिस्से जो हैं वो 2.5 को जाहिर कर सकते हैं। इसी तरह से ये 2.5 40% जो है वो भी 2.5 के इक्वल है। इसी तरह 0.4 जो है वो भी 2.5 के 2/5 के इक्वल है। 2.5 बोल गया मैं रवानी में। तो ये ये कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 4 मुख्तलिफ तरीकों से जो है 2/5 को जाहिर किया जा सकता है। और ये वो तरीके हैं जो मेरे जहन में आए, लेकिन अगर यही किसी वर्कशॉप में अगर आपके पास आए तो हो सकता है 2-3 और आप खोद के निकाल लें और ढूंढ के निकाल लें और कहें यूसुफ साहब ये आपके पास 4 है, 3 और भी हैं, ये भी देख लीजिए। ये तमाम चीजें जो हैं वो 2.5 के, तो ये सारे देखें आप क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कनेक्टिविटी, एक आइडिया को दूसरे आइडिया से कनेक्ट करना। अगर आप इन तीनों को देखें, तीनों अलग अलग आइडियाज हैं। पहली वाली जो बार वाली तस्वीर है ये आप रेशो पढ़ाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको निस्बतें हम कहते हैं उर्दू जबान में, वो पढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ सेट और सबसेट के अंदर आ रहा है, यानी ये 5 गोलियों का सेट है, इसमें 2 सबसेट हैं, पीली गोलियां और नीली गोलियों के, उसमें से पीली गोलियां 2/5 को जाहिर करती हैं। ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये डेसिमल फ्रैक्शन आ रहा है। तो ये सारी चीजें देखें किस तरह से जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक बन रही हैं, और इस तरह से उनकी अंडरस्टैंडिंग मजीद जो है वो आगे जा सकती है। बस ये आगे चला रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। हाँ ठीक है। अच्छा अब इसके बाद जो है ये सारे के बाद स्टूडेंट्स को जो है ना कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। टेकिंग टाइम के प्रैक्टिस जो है उसका टाइम प्रोवाइड करना चाहिए। यानी कि किसी आइडिया या कॉन्सेप्ट्स में आप एक दफा काम करके मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। यानी अगर आपको जमा करने का या ज़रब करने का एक तरीका आ गया है तो उस तरीके पे आपकी मास्टरी जो है वो क्या कहते हैं एक मर्तबा में नहीं हो सकती। उसके लिए आपको टाइम चाहिए कि आप उसकी प्रैक्टिस उनको ज़्यादा से ज़्यादा दें। और गेम्स जो हैं, मैथमेटिकल गेम जो हैं, उसकी फ्लुएंसी और प्रैक्टिस के अंदर जो है वो नुमाया किरदार अदा करती हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा गेम आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा ताकि आप कुछ क्या कहेंगे जिसको हम कहते हैं कि फ़ौरन क्लास में अमल करने वाली या फ़ौरन बच्चों से काम करने वाली एक्टिविटी भी आपको मिल जाए। ये एक मल्टीप्लिकेशन का गेम है, मल्टीप्लिकेशन बिंगो। और बिंगो जब हम खेलते हैं तो उसमें जीत जो है आपको पता है कि 5 एक साथ, 4 एक साथ, ऐसे 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 अगर आप घर बना लें तो आप जीत जाते हैं। तो यहाँ ये देखें, ये एक नंबर का सेट है, इसके अंदर आपने एक साथ जो है वो घर बनाने हैं 4 किसी भी एक साथ में, तो आपकी जीत हो जाएगी। यहाँ एक नंबर दिए हुए हैं, ये 2 काउंटर दिए हुए हैं। अब एक वक्त में एक काउंटर आपने मूव करना है, यानी ये दो क्या कहेंगे 2 खिलाड़ियों का गेम है। इसमें 2 खिलाड़ी खेल सकते हैं या 2 स्टूडेंट्स खेल सकते हैं या 2 टीचर्स खेल सकते हैं, कोई भी हो, इसमें खिलाड़ी 2 होंगे। अब जैसे पहला यहाँ पे घूमता है तो ये 4 पे आपका काउंटर आ गया। फर्ज करें स्टूडेंट ए का काउंटर जो है वो 4 पे आ गया। स्टूडेंट 2 ने जैसे ही दूसरा काउंटर हिलाया वो 3 पे रखा। तो अब ये जो दोनों नंबर है ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और ये 12 के अंदर उसने अपना काउंटर रेड वाला रख दिया। अब ए की बारी आई, ए ने नीचे वाले को हिलाया, 5 पे लाया, तो ये 20 उसका घर बन गया। इसी तरह से ये इसने ए वाले ने 2 को हिलाया, इसका घर ये वाला बन गया। ये इसने यहाँ हिलाया तो ये 8 2 16 होगा, ये इसका घर बन गया। फिर इसने यहाँ हिलाया तो 7 2 16
14 इनका घर बन गया, इस तरह से ये इसने हिलाया तो इनका घर यहाँ बन गया, और इस तरह से इसने 9 करके जीत दिया। लेकिन ये गेम इतना सीधा नहीं होगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए कि इसको खेलेंगे कैसे कि एक वक्त में एक हिला सकते हैं और जहां पे वो दोनों होंगे वो जो है वो घर बन जाएगा। तो देख लें इस तरह से ये खेलते गए और इस तरह से इनके जो है वो घर बनते चले गए, और जिसने एक सीध में बना लिए पहले वो इस खेल को जीत गया। तो इस तरह के जो मुख्तलिफ गेम्स जो हैं, बोर्ड गेम, आप इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं, उनको डिजाइन कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स या कुछ ऐसी चीजें जो है एल्गोरिथम जिनकी बार बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़े, जिसमें फ्लुएंसी की जरूरत पड़े, तो वो बच्चे जो हैं उसको सीख सकते हैं और उनको टाइम मिल सकता है। ये इसकी इंस्ट्रक्शन है, ये आपके पास जब स्लाइड आएगी तो आप इससे फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अब चौथी स्टडी ये क्या है कि कनेक्शन बनाएं। जैसे हमने पिछले वाले में बात की कि मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स, एवरीडे लाइफ और दूसरे सब्जेक्ट के साथ जो है इसका आपस में कनेक्शन जितना स्ट्रांग होगा, स्टूडेंट्स की थिंकिंग जो है वो इतनी क्या कहते हैं, मैथ के साथ इंगेजमेंट, उनकी थिंकिंग बिल्ड होगी। जैसे हम इस तस्वीर के अंदर आप देखें, लिंकिंग मैथ टू द रियल वर्ल्ड, ये बार बार कहा जा रहा है मैथ की क्या कहते हैं सेमिनार्स में, वैल्यूज में, क्योंकि हमें ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नजर आता है कि मैथ की किताबें जो हैं वो आइसोलेशन में लिखी गई हैं, या मैथमेटिक्स जो है वो आइसोलेशन में पढ़ाई जा रही है। अच्छा, इसमें क्या है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि मैथ जो वो सीख रहे हैं उसका कनेक्शन जो है वो क्या कहते हैं, उसके क्या कहेंगे उसको, बिटवीन मैथमेटिक्स आइडिया और रियल लाइफ के दरमियान उसका कनेक्शन जरूर बन रहा हो। जैसे कि अगर आप स्कूल्स के अंदर स्कूल के करिकुलम को देखें तो ये सारी चीजें अलग अलग पढ़ाई जाती हैं। फ्रैक्शन अलग पढ़ाया जाता है, डिसिमिलर अलग पढ़ाए जाते हैं, परसेंटेज अलग पढ़ाया जाता है, रेशो अलग पढ़ाया जाता है। वी मस्ट इनकरेज स्टूडेंट, और हमें चाहिए कि हम ऐसे कुछ क्लासेस भी जरूर लें जहां पर ये एक दूसरे के साथ जो है वो आप क्या कहेंगे इसको, जुड़ रही हों, ताकि वो उसको कनेक्शन बना सकें। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा ना, फॉर एग्जाम्पल, आपको पिछली वाली एग्जाम्पल याद होगी जिसके अंदर हमने 2/5 को मुख्तलिफ तरीकों से शो किया था। ये देख लें दोबारा से, मैं इसको यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है ताकि इस बात पे वजन पैदा किया जा सके। अच्छा, फिर उसके बाद कनेक्शन में मल्टीपल सोल्यूशन है रिप्रेजेंट, यानी स्टूडेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन लेकर आए, चार्ट की मदद से इसको जो है वो हल करने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक दूसरे कॉन्सेप्ट्स के साथ हम कैसे इसको लिंक कर सकते हैं। तो आपने जैसे कि देखा कि ये हमने पहले इसके साथ 7 माइनस किए, फिर हमने 10 किए, और ये इस तरह से हमने इसको मालूम कर लिया कि 104 में से 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास 77 बचेंगे। और ये स्ट्रेटजी जो है ना, वो मेंटल मैथमेटिक्स की जो क्लासरूम्स हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चे इस चार्ट पे कुछ अरसे प्रैक्टिस करें तो वो प्रॉब्लम को ब्रेक करके बड़ी तेजी के साथ जो है आम जिंदगी के अंदर जो है ना वो सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि आपका कैलकुलेटर, आपकी नोटबुक जो है वो हर मर्तबा आपके साथ नहीं होती। तो इस तरह की जो मेंटल मैथमेटिक्स स्ट्रेटजीज हैं वो आप बहुत से लोग उसको एंजॉय भी करते हैं और वो काफ़ी हेल्पफुल होती है लर्निंग के लिए। आई एम सॉरी कि हमारा इंटरनेट आज बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा, तो 2 मरतबा डिस्कनेक्ट हो गया है, होप कि तीसरी मरतबा वो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं कि आप अगर इसको प्लेस वैल्यू की तरह पढ़ाते हैं, यानी कि इस तरह के टेंस के कार्ड बना के, तो आप देखें 104 तो ये 100 है, सॉरी ये 104 तो 100 और ये 4 104 बन गए। और अब आपने क्या किया, इसमें से माइनस करना है, 27 रिमूव करना है, तो ये 100 जो है वो 10 में तब्दील हुआ है, इधर से निकले, और ये जो है आपका आंसर जो है वो आ जाता है 720 क्या कहते हैं, कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर उसके बाद ये इस तरह से ये आंसर आपका बन जाता है। इसी तरह से ये हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है जिसको हम हल करते हैं कि एक इधर से लिया, 10 इधर आए, तो ये इधर आए, 10 इधर आए, 1 मिनट, ये 10 इधर आए, 10 में से फिर 1 इधर आया तो ये इधर 9 रह गए, और फिर एक 10 इधर आया, इसने 14 किया, और इस तरह से ये आपने आ गया। अच्छा, अब कनेक्शन मेकिंग कनेक्शन में एक और है कि प्रॉब्लम आपका जो है वो क्या कहते हैं एवरीडे लाइफ के साथ जो है वो रिंग कर रहा हो, उसका हल करना जो है वो सिग्निफिकेंट हो। जैसे कि अब एक सवाल ये है, अब ये अलजबरा के थोड़ा सा मैंने यहाँ प्रॉब्लम लिया इस बात को समझाने के लिए कि
अक्सर आप लोगों से पूछें कि जनाब 3 पे स्क्वायर जो है वो 3 मल्टीप्लाई 3 के बराबर होता है। जनरली अगर आप किसी भी स्कूल में ग्रेड 7 के स्टूडेंट से सवाल पूछें 3 पे स्क्वायर, तो वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बताएंगे 3 मल्टीप्लाई 3। लेकिन अगर आप उनको इस तरह से लिख कर कहें कि भाई आपका 3 मल्टीप्लाई 3 ही क्यों सही है, वाई नॉट 3 प्लस 3 और 3 माइनस 3, मतलब अगर 3 पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो 3 पे अगर स्क्वायर लिखा हुआ है तो 3 प्लस 3 और 3 माइनस 3 क्यों नहीं है? तो बहुत लोगों के पास इसका आंसर नहीं होता। लेकिन अगर जब हम स्क्वायर पढ़ाने जा रहे हैं और हम अगर उसको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करें कि लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए फील्ड इज 255, और अगर हम इसको उससे कनेक्ट करें स्क्वायर से, कि स्क्वायर का मतलब जो है वो एक स्क्वायर शेप होती है और जिसकी एक साइड जो है वो दूसरी साइड जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो बीच का जो एरिया है वो 9 बनता है। तो इस तरह से वो जो कॉन्सेप्ट है वो जो है स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने में हेल्पफुल रहेगा। जैसे ये ना कि और फिर इसको आप क्या कहते हैं, स्क्वायर वाले क्वेश्चन को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर दें। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। यहाँ पर ये आपने देखा है कि मैथ्स के अंदर ना बहुत सारी टर्म्स हैं, उनकी अपनी विकेबलरी है और उनका अपना जो है वो एक क्या कहते हैं आइडियाज हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, अब अगर जो मैथमेटिक्स क्लास है उसके अंदर जो गुफ्तगू है वो भी जो है ना वो भी मैथमेटिकल ही होनी चाहिए। वो भी जो है, मैं जरा माइक ऑफ कर दूं, हाँ, वो भी जो है वो मैथमेटिकली होनी चाहिए। यानी कि वहां पे आप कहें कि 2 प्लस 2, 2 मल्टीप्लाई 3, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, और क्या कहते हैं जो साइन है ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी जो है वो स्टूडेंट्स जो है टीचर्स जो है वो फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हों, तो हम कहते हैं कि जनाब मैथमेटिकली कम्युनिकेशन हो रही है और मैथमेटिक्स जो है इस्तेमाल हो रही है। जैसे हम एक कंजक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अंग्रेजी में उर्दू मीडियम स्कूल से या वहाँ पे जहाँ पे प्रॉब्लम है आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें कम्युनिकेशन का मतलब, बल्कि जो कॉन्सेप्ट्स है उसको बोला जाए, उसको इस्तेमाल किया जाए। जैसे मैंने यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इस प्रॉब्लम को हल किया। इस तरह से ये जो स्क्वायर वाला होता है वो इस एरिया को कहते हैं जो दोनों साइडों के से मल्टीप्लाई करके आता है, तो हमें ये हासिल होता है। तो इस तरह के जो गुफ्तगू है वो आप उसको इनकरेज करें कि मैंने 10 माइनस किया है, 100 के अंदर 10 होते हैं तो मैंने 10 लिया। इसी तरह से ये 0 नहीं है बल्कि 10 की प्लेस है। जैसे आप पिछला वाला सवाल हल कर रहे थे ना यहाँ पे, तो उसके अंदर अक्सर लोग कहते हैं हमने 1 इधर लिया, तो आप कहें नहीं बेटा जनाब यहाँ 1 इधर नहीं आया, यहाँ 10 आया है, और अगर 100 की प्लेस से 1 मूव करके 10 की प्लेस पे आया तो वो 1 नहीं आया है बल्कि 10 जो है उसने जो है वो उस साइड पे मूवमेंट की है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसको कर सकें। और इसमें जो कम्युनिकेशन के अंदर हाईलाइट्स होते हैं स्टूडेंट्स के आइडियाज, क्योंकि जब आप स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं कि वो अपनी स्ट्रेटजी को पेश करें तो वहाँ वो एक्सपोज हो जाता है, वो अपनी उसकी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, उसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज, वो किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, किस किस्म की वोकैबुलरी इस्तेमाल कर रहा है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर एक्सपोज हो जाती हैं। और जब वो डिस्कशंस या डिस्कोर्स के अंदर आते हैं मैथमेटिक्स के, तो वो उस आइडियाज के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, बेहतर डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह से जहां कम्युनिकेशन है वहीं मैथमेटिक्स की अपनी लैंग्वेज भी है। तो जैसे कि उसको स्पेशलाइज करने के लिए आपको क्लासरूम के अंदर मैथमेटिक्स लैंग्वेज का जो है इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा ताकि स्टूडेंट्स उस कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर सकें, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सिंबल्स को यूज़ कर सकें, उन सिंबल्स को बयान कर सकें, उनको समझ सकें। जैसे कि मिसाल पे टाइम, मल्टीप्लाई, आउट ऑफ, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, यहाँ मेरा जबान फंसती है, लेस देन, इक्वल टू, हाफ। तो ये जैसे कि अक्सर कहते हैं ना कि भाई 2 + 5 = 7। अब ये और अक्सर आप कहेंगे 2 + 5 = 7। नो, इक्वल टू, जब इक्वल टू क्या जाता है ना, खुद ही समझ आ जाता है कि इधर का उधर बराबर होगा, तो वो जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो ऑटोमेटिकली बिल्ट हो रही होती है। जैसा कि ये मुख्तलिफ निशान है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो ये विकेबुलरी, ये कम्युनिकेशन जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगी। अच्छा,
उसके बाद फिर वो जो टूल्स हैं जो आप पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, उसकी जो सिलेक्शन है वो भी बड़ी केयरफुल होनी चाहिए, और वो कौन से टूल कहाँ पर फिट होंगे। जैसे यहाँ पर कुछ टूल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये मैनिपुलेटिव्स हैं, आप ये अलजबरा टाइल्स कहलाते हैं, उसके बराबर में क्रूजनर रॉड कहलाते हैं, बेस्ड एंड ब्लॉक्स हैं, फिर क्रूजनर रॉड हैं, और इन तीनों के ऊपर जो है हमने वेबिनार्स आपके लिए कंडक्ट किए हैं। आप हमारे SIPD राशिदाबाद के YouTube चैनल्स पे देख सकते हैं कि इन तीन जो है टूल्स को, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने, सीखने, समझने, उन पे बहस करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पैटर्न ब्लॉक्स हैं। इसी तरह से ये टूल, जो सबसे अहम टूल जो आज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये पावर पॉइंट है, जिसके अंदर आप एनिमेशंस बनाकर जो है कॉन्सेप्ट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर फैसिलिटीज हैं। इस तरह सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्ट बोर्ड है, और ये मैथ के बहुत सारे आप क्या कहेंगे एंड्रॉइड एप्लीकेशंस हैं, जिनको इस्तेमाल कर कर आप इसको अपनी क्या कहते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग को, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। 8वीं स्ट्रेटेजी असेसमेंट की आ जाती है कि असेसमेंट आपको हेल्प करता है, जो ऑनगोइंग असेसमेंट के स्टूडेंट्स की लर्निंग को आप मॉनिटर कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं इश्यूज को, जो एरर्स और मिसकंसेप्शंस हैं उनके अंदर, और इस तरह से आप डिटरमाइन भी कर सकते हैं कि उनको फर्दर लर्निंग की क्या ज़रूरत है। ये हेल्प आपको करता है। इसमें कुछ टेक्निक्स हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स की रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चनिंग, फीडबैक के थ्रू जो है आप ये कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी क्लासरूम कम्युनिकेशन है या होल क्लास डिस्कशंस हैं, वहाँ पर आप देख रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स अपनी कितनी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, कितने मैथमेटिकल आर्गूमेंट यूज कर रहा है, और वो अपनी कितनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सका है, जिसके ऊपर आप उसको काम कर सकते हैं। और सेल्फ एंड पेयर असेसमेंट जो है वो आप करवा सकते हैं। इसी तरह से आखिरी जो है हमारी स्ट्रेटेजी है टीचर का अपना कंटेंट नॉलेज, नो बिग आइडिया। यानी आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसका बिगर पिक्चर भी आपके जहन में होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों पढ़ाया जाता है। फिर उसी वक्त आप थिंक भी कर सकते हैं, उसको मॉडल भी कर सकते हैं, वहाँ मेटाफोर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका कंटेंट नॉलेज स्ट्रांग नहीं होगा तो ये सारी बातें जो हैं वो हवा में चली जाएंगी। जैसे उसको कॉन्सेप्ट्स के, एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से कनेक्टिविटी करना, वो आपको हेल्प करता है। आपका अपना कंटेंट नॉलेज उसका कितना इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं उसके साथ। और फिर एक आज के दौर के लिहाज से टेक्नोलॉजिकल पैडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, मैं यहाँ इस वर्ड को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये आप हमारा फ्यूचर टीचर के नाम से हमारा एक वेबिनार है, और वो भी हमारे SIPD राशिदाबाद के YouTube पे पढ़ा है। तो वो उसके अंदर हमने तकरीबन कुछ 40-45 मिनट सर्व करके इसके ऊपर बात की है, और बड़ी डिटेल में बात की है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना आप समझ लें कि कंटेंट नॉलेज है, पैडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, यानी किस कंटेंट के साथ कौन सी पैडागोजी फिट होगी, और टेक्नोलॉजिकल पैडागोजिकल कंटेंट नॉलेज जो है वो एक स्टेप और आगे ले जाता है कि कौन सी पैडागोजी किस कंटेंट के साथ किस टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो पढ़ाई जा सकती है, तो वो आपको हेल्प आउट करेगा। तो हमें एज ए टीचर अपने कंटेंट नॉलेज पे भी काम करना है, अपने पैडागोजिकल कंटेंट नॉलेज पे भी काम करना है, और साथ साथ आप आज के दौर के हिसाब से हमें टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करना है, और हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करते रहना है कि टेक्नोलॉजिकल पैडागोजिकल कंटेंट नॉलेज जो है वो किस तरह से हमें हेल्प कर सकेगी, और किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं किस टेक्नोलॉजी को कहाँ पर, और वो हमें फ्रीक्वेंटली लर्न करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब आपकी बारी शुरू होती है। यहाँ से आप मुझसे जो है क्या कहेंगे सवालात पूछ सकते हैं, कोई आइडिया शेयर कर सकते हैं, और हम एक दूसरे के साथ यहाँ पे जो है जो क्या कहेंगे लर्निंग का जो फेज है हम वो कर सकते हैं। तो फोरम जो है ओपन है, आप अपना माइक अनम्यूट करके जो है वो मुझसे जो है वो सवालात पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये जूनियर क्लासेस में अगर हम काम करवाने से पहले जो मेंटल मैथ एक्टिविटीज होती हैं उसके हवाले से अगर आप कुछ बता दें। आप वो शॉर्ट्स ही होती है। जी, आप थोड़ा सा सवाल को अनपैक करें। जूनियर क्लासेस में किस किस्म की एक्टिविटीज के हवाले से आप बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप मेंटल मैथ जी मेंटल मैथ जो एक्टिविटीज होती हैं वो शॉर्ट्स ही मेंटल मैथ एक्टिविटीज। जी जी जी। अच्छा जी, आपने देखा होगा बीच में ये मैंने कुछ आपके साथ इस तरह की चीजें शेयर की हैं इस स्लाइड्स के अंदर। मैं स्लाइड शेयर करके आपको बता देता हूँ। मेंटल मैथमेटिक्स के हवाले से ये
शेयर में गए और ये अगर आप देखेंगे ये जो है ना ये 100 बोर्ड का चार्ट कहलाता है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये अगर आप एक दफा प्लास्टिक के एनिमिनेट करा लें और इसके अंदर जो है ना वो जो व्हाइट बोर्ड मार्कर होते हैं उसकी मदद से अगर बच्चे इसके अंदर हर बच्चे का अपना चार्ट हो या हर ग्रुप का अपना चार्ट हो और इसमें ये प्रैक्टिस करें प्लस करना माइनस करना, क्योंकि ये तो मैंने बहुत बड़ा सवाल दिया हुआ है आपके लेवल के लिहाज से, लेकिन आप छोटे छोटे सवालात इस पे करवा सकते हैं। प्लस के भी हो सकते हैं इसके अंदर, माइनस के भी हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के भी हो सकते हैं। तो ये नंबर 100 चार्ट जो है ना वो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को आइडियाज को बिल्ड करने में। इसी तरह से ये बेस्ड एंड ब्लॉक्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। इसी तरह से ये जो है प्लेस वैल्यू चार्ट कहलाता है। इसके अंदर आप गोल गोल जो है ना वो फ्लैश कार्ड्स जो हैं या चौकोर काट कर जिनके ऊपर आप मुख्तलिफ कलर के करके और ये एक बोर्ड बन जाता है स्टूडेंट्स का जिसके ऊपर ये रखते जाते हैं, रिमूव करते जाते हैं। तो ना सिर्फ ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा होता है, साथ साथ जो है वो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स के जब आप उसको एब्स्ट्रैक्ट्स में पढ़ाते हैं कि एक इधर से क्यों आता है वो तो वो 10 कैसे हो जाता है ना, ये बड़े कमाल की चीजें हैं कि वो उधर से हम एक आ रहा होता है लेकिन 10 हो रही होती है। तो ये सारे जो है ना वो कॉन्सेप्ट जो है वो उसकी मदद से क्लियर हो जाते हैं। आई होप कि आपको हेल्प किया होगा ये। जी बिल्कुल, थैंक